मार्स पर विश्व युद्ध। शायद 30 करोड़ साल पहले हुए एक विश्व युद्ध ने रेड प्लैनेट से जीवन को तबाह कर दिया। हथियारों ने न सिर्फ सभ्यता को खत्म किया बल्कि मार्स के बायोस्फीयर को भी इस तरह बिगाड़ दिया कि वो कभी ठीक ना हो सके। एल रॉन हबर्ड मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। ये कहा था नासा के रॉकेट प्रोग्राम से जुड़े एक साइंटिस्ट ने। वो एक जीनियस थे। उन्होंने जिन चीजों को इन्वेंट किया उन्हीं से अमेरिका स्पेस रेस में शामिल हो सका। और स्पेस से सिग्नल मिला। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि सिग्नल एक विशाल स्पेसशिप से आया था। हो सकता है ये रेडियो बर्स्ट किसी एलियन प्रपल्शन सिस्टम से आ रहे हों। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है नासा के अनसुलझे रहस्य। अगस्त 2012 नासा का क्यूरोसिटी रोवर मार्स पर पहुंचा। सतह के नीचे नासा के साइंटिस्ट्स को बहुत सारी रेड ऑक्सीडाइज्ड आयरन डस्ट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें न्यूक्लियर वॉर के सबूत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसा युद्ध जो 30 करोड़ साल पहले शायद मार्स पर हुआ होगा। क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर रेड प्लैनेट कॉम्पोजिशन को जानने के लिए भेजा गया था, लेकिन प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स को हैरानी तब हुई जब रोवर ने बड़ी मात्रा में ज़ीनॉन 129 को खोज निकाला। द मार्स क्यूरियोसिटी रोवर को बहुत सारा ज़ीनॉन 129 मिला। मतलब वो अर्थ में पाए जाने वाले ज़ीनॉन 129 से कहीं ज्यादा था। तो वहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में आखिर ज़ीनॉन बन कैसे रहा है? नासा को पहले लगा कि इसकी वजह सूरज है। मार्स के ज्यादातर एटमॉस्फेयर को ये एटम्स सोलर विंड से मिलते हैं, मतलब वो चीजें जो सूरज से निकल रही। लेकिन सोलर विंड में इतना ज़ीनॉन 129 नहीं है जितना मार्स के एटमॉस्फेयर में है। फिर ये एक्स्ट्रा ज़ीनॉन 129 कहाँ से आ रहा है? दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मौजूदगी की वजह बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनमें फॉर्मर नासा फिजिसिस्ट और क्लेमेंटाइन मून मिशन के डिप्टी मैनेजर डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग भी हैं। ब्रैंडनबर्ग एक चीज को लेकर बहुत हैरान है, क्योंकि ज़ीनॉन 129 न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन का बाय प्रोडक्ट है। मैंने इसे कई न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट्स को दिखाया है और उन्होंने माना है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के ही सबूत हैं। ऐसा और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है जो इस तरह की ज़ीनॉन स्पेक्ट्रम को क्रिएट कर सके। अर्थ पर 70 साल से भी ज्यादा समय तक एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किए गए और हर बार ज़ीनॉन 129 के निशान छोड़े गए, लेकिन फिर भी मार्स पर ज़ीनॉन 129 की रीडिंग अर्थ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। मार्स पर कुछ खास एलिमेंट्स की उपस्थिति ये बताती है कि उसके प्लैनेट हिस्ट्री में किसी एक समय पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स या कई एक्सप्लोजन्स हुए थे। ब्रैंडनबर्ग ने मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 न्यूक्लियर हॉटस्पॉट देखे, जहां का रेडिएशन लेवल प्लैनेट की दूसरी किसी भी जगह के लेवल से ज्यादा था। और ये भी पता लगा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट शायद सरफेस के ऊपर हवा में हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें क्या नहीं मिला, दोनों साइड्स पर कोई क्रेटर नहीं है। इससे पता चलता है कि एक्सप्लोजन्स हवा में ही हुए। रेडियो एक्टिव हॉटस्पॉट के साइंस पर गौर करने के बाद ब्रैंडनबर्ग एक गंभीर नतीजे पर पहुंचे। हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के साइज के न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें स्पेस से लाकर सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड किया गया। तो अगर आप उन पिक्चर्स को देखें और उन लोगों के बयानों को पढ़ें जो नागासाकी और हिरोशिमा के हमलों के वक्त वहाँ थे, वहाँ ये चीजें थी। कोई क्रिएटर नहीं था, लेकिन बड़ा एक्सप्लोजन और बहुत ज्यादा एनर्जी और जो कुछ उसके रास्ते में आया उसकी तबाही। ब्रैंडनबर्ग ने मार्स रोवर के डेटा की जांच की ताकि ये पता लगाया जा सके कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट कब हुआ था।
अगर हम आइसोटॉपिक एविडेंस के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो ये लगभग 30 करोड़ साल पहले हुआ था। ये खोज मार्स के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि लाखों साल पहले मार्स पर वातावरण और पानी था, ऐसी कंडीशंस जहां जीवन फल फूल सकता है। शायद मार्स पर समुद्र और लेक्स हैं। इंसान ने मार्स पर जीवन की तलाश तब शुरू कर दी जब टेलीस्कोप्स उसकी सरफेस को स्कैन करने के काबिल हो गए। 1877 में जियोवानी स्कैपरेली को लगा कि उसने मार्स पर इरिगेशन या ट्रांसपोर्ट कनाल्स का जाल देखा है। हालांकि ये उसकी गलतफहमी थी। 1976 में वाइकिंग प्रोब ने लो रेजोल्यूशन फोटोज भेजे जिसमें पिरामिड और एक और विशाल स्पिंक्स जैसा चेहरा दिखाई दिया। ये अंदाजा भी एक गलत साबित हुआ, लेकिन 1916 में मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने हाई क्वालिटी इमेजेस भेजी जिसे कुछ लोगों ने ब्रॉन्ज एज स्टाइल की वॉल्ड सिटीज के खंडहर समझा। ऑब्वियसली उस वक्त की सभ्यता के पास खुद को न्यूक्लियर वेपन से तबाह करने की काबिलियत नहीं हो सकती थी, जिसका मतलब है कि किसी तरह किसी दूसरी खतरनाक एलियन रेस में दखल दिया होगा। जरा सोचिए कि अगर सच में मार्स पर कोई रहता था तो उन्होंने क्या अनुभव किया होगा। अचानक लाइट चमकने से गर्मी बहुत बढ़ गई, हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला और जो कुछ भी उनके पास था वो एक सेकंड में नष्ट हो गया। प्लेनेट मार्स सचमुच नर्क से गुजरा होगा। हथियारों ने न सिर्फ सभ्यता को खत्म किया बल्कि मार्स के बायोस्फीयर को भी इस तरह बर्बाद किया कि वो कभी पहले जैसे ना बन सके। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि मार्स की सभ्यता ऐसे खत्म हुई होगी। इसीलिए साइंटिस्ट ने मार्स पर ज़ीनॉन 129 की मौजूदगी की दूसरी वजहों की तलाश की, क्योंकि प्रकृति में खुद ब खुद न्यूक्लियर एक्टिविटी का होना मुमकिन हो सकता है। अफ्रीका में गैबोन नाम का एक देश है जहां यूरेनियम डिपॉजिट की खोज की गई है। हमें वहां ऐसे सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन के सबूत मिले जैसे कि हमारे फ्यूजन रिएक्टर्स काम करते हैं। कुछ खास कंडीशंस में यूरेनियम डिपॉजिट से बहने वाला पानी फिशन की वजह बन सकता है। एटम बॉम्ब के अंदर भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस घटना को घटे 170 करोड़ साल हो गए हैं। उस समय इंसान की बात तो छोड़ो, पृथ्वी पर मल्टी सेलुलर लाइफ भी नहीं थी। प्रकृति ने दिखाया है कि वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स खुद बना सकती है। सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई घटना सचमुच खुद ब खुद मार्स पर घट सकती है? लेकिन फॉर्मर नासा फिजिसिस्ट डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग का कहना है कि मार्स पर मिला मटेरियल किसी नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर से नहीं बनाया जा सकता। अगर नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर्स मार्स पर अनस्टेबल हो गया होता तो ना सिर्फ वो गलत जॉन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता बल्कि उससे दो बड़े क्रिएटर्स भी बन जाते। लेकिन वहाँ कोई गद्दा नहीं है, जमीन बिल्कुल स्मूथ है। ब्रैंडनबर्ग का मानना है कि सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं। 30 करोड़ साल पहले यूनिवर्स की एक न्यूक्लियर वॉर में मार्स का जीवन नष्ट हो गया था। अब हमें पता चला है कि यूनिवर्स में इंसान ही सबसे बुरी प्रजाति नहीं है। हम नेचर में अलग नहीं हैं, हम यूनिवर्स के ताने बाने का हिस्सा हैं और यूनिवर्स में हर कोई दोस्त नहीं है। अगर ऐसा हुआ था और मार्स पर एलियंस ने हमला किया था तो ऐसा तब हुआ था जब पृथ्वी पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं थी, इसलिए उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ हैं तो क्या वो वापस आ सकते हैं? 17 जून 1952 मिलियनेयर्स रो, पैसाडीना, कैलिफोर्निया। एक जोरदार विस्फोट से एक अमीर इलाका कांप उठा। जब तक इमरजेंसी टीम्स सीन पर पहुंची, वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। हर तरफ खून फैला था, फर्श पर एक आदमी का शव पड़ा था। उसका हाथ अलग हो गया था, शरीर पर गहरे जख्म थे। गंभीर रूप से घायल ये आदमी पैसाडीना का कोई आम निवासी नहीं था। वो नासा के रॉकेट प्रोग्राम के एक्सपर्ट जैक पार्सन्स थे। जैक पार्सन्स नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के को-फाउंडर थे। वो एक जीनियस थे। उन्होंने जिन चीजों को इन्वेंट किया उन्हीं से अमेरिका स्पेस रेस में शामिल हो सका।
लेकिन जैक पार्सन्स के लिए रॉकेट साइंस के अलावा कुछ और भी खास था। उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस ने चारों ओर देखा और उन्हें वहाँ अजीब चीजें दिखाई दी। चारों तरफ कागज बिखरे हुए थे, अजीब सिंबल्स, पेंटाग्राम्स। वहाँ कुछ अजीब चल रहा था। जैक पार्सन्स सिर्फ साइंस में विश्वास नहीं रखते थे, वो ब्लैक मैजिक में भी विश्वास करते थे। आपके पास वो आदमी है जो दिन में रॉकेट साइंस से जुड़ा कमाल का काम करता है। रात में वो ऑकल्ट मैजिक मतलब तांत्रिक विद्या का अभ्यास करता था। तो आपको ये अपने आप से पूछना होगा कि क्या ये दुर्घटना थी, क्या ये आत्महत्या थी, या तांत्रिक रस्मों ने काम किया। कुछ का मानना है ये उन्होंने किया। रॉकेट साइंस जीनियस जैक पार्सन्स, जिसने नासा को स्पेस में पहुंचाया, शायद वो एक ब्लैक मैजिक के रस्म के गलत हो जाने की वजह से मारे गए। इन्वेस्टिगेटर ने पाया कि 1935 में कैलटेक में स्टूडेंट होते हुए, मतलब अपने करियर की शुरुआत में भी पार्सन्स हमेशा खतरे से जूझते रहे। उसके ग्रुप को सुसाइड स्क्वाड कहा जाता था। उन्हें कैंपस के बाहरी इलाके में भगा दिया गया क्योंकि वो जो कर रहे थे वो बहुत खतरनाक था। वो ऑरोरा कैनियन में जाते थे, छोटी पहाड़ियों और सैंडबैग्स में छुप जाते थे। वो रॉकेट मोटर को 10-20 फुट दूर से फायर करते थे। वो लिक्विड रॉकेट मोटर और सॉलिड रॉकेट मोटर थी और हर कोई हमेशा अपने आप को जोखिम में डालता था। वक्त के साथ साथ पार्सन्स के सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स, मिनटमैन मिसाइल, टाइटन रॉकेट और आखिर में स्पेस शटल बूस्टर के आधार बने। पार्सन्स की सफलता ने नासा की मशहूर जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी की नींव रखी और वो एक अमीर आदमी बन गए। लेकिन स्पेस में पहुंचने के लिए रॉकेट्स बनाना पार्सन्स की एक लौती चाहत नहीं थी। वो क्वांटम मैकेनिक्स की रहस्यमयी नई साइंस से हैरान थे और उसे पैरानॉर्मल से जोड़कर देखते थे। क्वांटम थ्योरी पुरानी न्यूटोनियन थ्योरीज को एक अलग तरह से इनएक्यूरेट साबित करती है और ये पार्सन्स को पसंद आई। क्वांटम थ्योरी प्योर साइंस है, लेकिन कुछ लोग इसमें जादुई गुण देखते हैं। पार्टिकल का एक ही समय में इधर या उधर होना जरूरी नहीं है। वो एक ही समय में यहाँ और वहाँ दोनों जगह हो सकते हैं। पार्टिकल्स एक ही समय में कई स्टेट्स में भी हो सकते हैं। क्वांटम थ्योरी हमें कई डायमेंशंस के बारे में बताती है और क्वांटम थ्योरी ये भी कहती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे पर बड़ी दूर से असर डाल सकते हैं। ये समझना मुश्किल नहीं है कि पहली बार क्वांटम फिजिक्स को पढ़ने वाले लोग उसे जादू से क्यों जोड़ देते हैं। 1941 में पार्सन्स ओडो टेम्पली ओरिएंटस नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी में शामिल हो गए, मतलब जादू टोना करने वाले लोग। पार्सन सिर्फ देखने के लिए नहीं गए, वो तंत्र मंत्र की गहराई में उतर गए। अपने तांत्रिक जादू से वो खासकर आत्मा बुलाने के रिचुअल में दिलचस्पी लेते थे। वो दूसरे यूनिवर्स से आत्मा बुलाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो क्वांटम स्पेस में मौजूद है। पार्सन्स के तांत्रिक जुनून ने तब दानवी मोड़ ले लिया जब वो मशहूर सेटनिस्ट एलिस्टर क्रोली के नीचे स्टडी करने लगे। जल्द ही इस करिश्माई डेविल वर्शिपर की शिक्षा पार्सन्स की स्पेस फ्लाइट के काम में घुस गई। पार्सन्स न सिर्फ क्राउली को जानते थे बल्कि वो रॉकेट टेस्ट से पहले उसके बताए रिचुअल्स करते थे। क्राउली ने दावा किया कि उसके रिचुअल्स ने उसका लैम्प से कांटेक्ट करवाया और अब उसके फॉलोअर्स स्पेस ट्रैवलिंग एलियन लाइफ फॉर्म्स के लिए लैम्प के साथ कनेक्ट करते हैं। पार्सन्स के लिए रॉकेट साइंस और अकल्ट का आइडिया अलग नहीं था। उन्हें लगता था कि वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। वो मानते थे कि वो दोनों मिलकर हमारे दिमाग को उस तरफ मोड़ रहे हैं ताकि हम यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रोसेसेस को अच्छी तरह से समझ सकें। 1945 में साइंस फिक्शन के राइटर और साइंटोलॉजी के फाउंडर एल रॉन हबर्ड पार्सन्स के पैसेडीना वाले घर आ गए, जिससे पार्सन्स का साइंस और जादू के बीच की कड़ी को साबित करने का जुनून एक नए स्तर पर पहुंच गया।
पार्सन्स और हबर्ट गहराई में चले गए। उन्होंने सभी तरह की रिचुअलिस्टिक कट प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, जिसमें कॉन्जरिंग, डीमंस एंड गॉडेसेस को बुलाना आदि। कुछ ऑब्जर्वर्स ने बताया कि दोनों की क्वांटम मैजिक रिचुअल्स अजीब और परेशान करने वाले तरीके से काम करती थी। एक बार मेहमान ने दावा किया कि पार्सन्स ने बैंशी को बुलाया, जिसने खिड़कियों को तोड़ दिया, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी में परेशान रहे। हबर्ट की मौजूदगी ने पार्सन्स को सबसे बड़ा क्वांटम मैजिक का एक्सपेरिमेंट दिखाने का मौका दिया। पार्सन्स और हबर्ट के बीच का रिश्ता एक शानदार तरीके से सामने आने वाला था। जैसे ही उनके रिश्ते गहरे हुए, हबर्ट ने पार्सन्स को $20,000 देने के लिए राजी कर लिया। ये बहुत ज्यादा पैसा था। हबर्ट पार्सन्स की गर्लफ्रेंड और उनके पैसे के साथ यॉट में बैठकर भाग गया। बदला लेने के पागलपन में पार्सन्स ने काला जादू और क्वांटम फिजिक्स कॉकटेल को टेस्ट करने का फैसला किया। पार्सन्स के पास क्या रास्ता था? वो यॉट को जबरदस्ती वापस किनारे पर लाएंगे। उन्होंने तूफान को बुलाने की कोशिश की। पार्सन्स क्वांटम थ्योरी और काले जादू के बीच की कड़ी को खोज पाए या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन मौसम बदलना शुरू हो गया। सचमुच एक तूफान आया और यॉट को हार्बर में वापस आना पड़ा। लेकिन ये परेशान करने वाले एक्सपेरिमेंट्स यूएस गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए। रॉकेट साइंटिस्ट के रूप में ये उनके करियर के लिए अच्छा नहीं था। उन्हें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में भी नापसंद किया जाने लगा। उनकी नौकरी चली गई। अब वो क्या करेंगे? उन्होंने मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के लिए पायरोटेक्निक्स बनाने का फैसला किया। और ये घटनाएं उनकी जिंदगी को एक अलग रास्ते पर ले गई। वो रॉकेट हीरो से हॉलीवुड के लिए पायरोटेक्निक्स बनाने में लग गए थे और तभी ये एक्सप्लोजन हुआ था। रॉकेट जीनियस जैक पार्सन्स अपने पैसेडीना के घर में एक विस्फोट में मारे गए। उनका शरीर काले जादू के अजीब साजो सामान से घिरा हुआ था। पुलिस को पता चलता है कि यहाँ विस्फोट हुआ था। शरीर तहस नहस था। उसके चारों ओर अजीबोगरीब तांत्रिक कागजात थे। फिर वो सभी सवाल शुरू हो गए जिनकी हमेशा से उम्मीद होती है कि वैसे यहाँ पर आखिर हुआ क्या होगा। पुलिस ने जांच के नतीजे में कहा कि पार्सन्स की मौत एक दुर्घटना के कारण हुई है। शायद पायरोटेक्निक्स बनाने वाले केमिकल्स के साथ बरती गई लापरवाही इसकी वजह थी। लेकिन एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर ने पाया कि एक्सप्लोजन फ्लो बोर्ड के नीचे हुआ था, न कि उस लैब में जहां पार्सन्स काम कर रहे थे। इससे शक और बढ़ गया कि पार्सन्स अपनी मौत के वक्त किस परेशान करने वाले काम में शामिल थे। क्या पार्सन्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके पैसेडीना में ऑकल्ट मैजिक करना चाहते थे? पार्सन्स की क्वांटम थ्योरीज को आमतौर पर खारिज कर दिया गया और नासा ने उन्हें एक शर्मिंदगी के रूप में देखा। कुछ लोगों को लगा कि वो एकदम पागल हैं। मतलब उनके पेज ढीले नहीं थे, बल्कि पेज गायब थे। पूरी तरह से पागल। लेकिन आज कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट जैसे थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ मानते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड जैसा कुछ क्वांटम स्टेट में एनकोडेड हो सकता है। एक ऐसा पैरेलल डायमेंशन जो हमारे डायमेंशन से इंटरसेक्ट करता है। क्या जैक पार्सन्स ने कुछ ऐसा खोजा जिसके बारे में हम नहीं जानते? अगर ऐसा है तो वो राज उनके साथ ही दफन हो गया। हम ये कभी नहीं जान पाएंगे। दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप्स यूनिवर्स के रहस्यों को जानने और हमारे प्लेनेट के लिए खतरों का पता लगाने के लिए आसमान की ओर देखते हैं। सितंबर 2007 में साइंटिस्ट्स ने कुछ बड़ा खोजा जो उन्हें किसी एलियन इंटेलिजेंस का काम लगा। 5 मिलीसेकंड्स के लिए इस टेलीस्कोप ने एक सिग्नल पिक किया जो सूरज से 50 करोड़ गुना ज्यादा ताकतवर था। हम वहाँ जो देख रहे हैं वो रेडियो वेव्स के रूप में एनर्जी का बेहद शक्तिशाली फ्लो है, जो हमारी समझ के हिसाब से किसी भी प्रोसेस से काफी अलग था। ये घटना बहुत अजीब थी। क्या ये इंटरफेस था या शायद कोई लंच के समय अपना टिफिन माइक्रोवेव कर रहा था? लेकिन ये घटनाएं बार बार होती रही। एक बार फिर एक बार।
और आखिरकार ये सबूत मिले कि ये वेव्स डीप स्पेस से आ रही थी। साइंटिस्ट्स ने पूरे यूनिवर्स में फैली अनजान लोकेशन से आने वाली 60 से भी ज्यादा बेहद पावरफुल एनर्जी बर्स्ट्स को रिकॉर्ड किया है। उन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB के तौर पर जाना जाता है और कुछ को तो अननेचुरल रिदम दोहराते हुए भी देखा गया है। ये रहस्यमयी, खतरनाक, फिर भी फ्लीटिंग छोटे बर्स्ट साइंटिस्ट के सामने अपने ओरिजिन का सवाल छोड़ जाते हैं। ये यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से कुछ हैं और हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये कोई नेचुरल प्रोसेस है जिसका हमने पहले सामना नहीं किया, या ऐसा कुछ जानबूझकर किया जा रहा है उस सभ्यता द्वारा जो हमसे बहुत विकसित है। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मानना है कि FRBs एलियंस द्वारा विशाल स्टार सेल्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के सबूत हो सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवी लोब और उनके कुछ एसोसिएट्स ने ये आइडिया सामने रखा कि शायद ये कोई बहुत ताकतवर, बेहद एडवांस एलियन सिविलाइजेशन है जो पूरे यूनिवर्स में स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए बहुत शक्तिशाली रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है। रेडियो वेव्स स्टार सेल्स से टकराती हैं और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाती है, जैसे हवा समुद्र में सेल बोट को आगे बढ़ाती है। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा शिप हो जो बहुत हल्का भी हो तो उसकी स्पीड इतनी बढ़ाई जा सकती है कि लाइट की स्पीड एक फ्रैक्शन तक पहुंच सके, जिसके लिए हमें धरती पर से उसे जबरदस्त स्पीड से फेंकना होगा, जिसमें काफी फ्यूल लगेगा, जिसकी यहाँ कोई कमी नहीं है। तो आप एक प्लेनेट के साइज को ट्रांसमीटर बनाने की बात कर रहे हैं जो चलता है उस पावर सोर्स पर जिसका साइज एक पूरे प्लेनेट के बराबर है। इमेजिन कीजिए कि शायद ऐसी एलियन सभ्यताएं हैं जो इस तरह की जनरेट कर सकती हैं और उनके पास ऐसी इंजीनियरिंग है जिससे चमत्कार किया जा सकता है। एक ऐसे ही प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था यूरी मिलनर और स्टीफन हॉकिंग ने, बिल्कुल ऐसा ही काम करने के लिए। उन्हें एक लाइट सेल क्राफ्ट बनाना था जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी की ओर जाकर जांच शुरू कर सके। लाइट की स्पीड की 20% तक की रफ्तार तक पहुंचने के लिए कई साल लगेंगे और लाइट की स्पीड की 20% रफ्तार होने के बाद नजदीकी स्टार तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो ये सब पॉसिबल तो है। ये कुछ ऐसा है जिसे किया जा सकता है। स्पेस सेल्स की टेक्नोलॉजी इंसान की पकड़ में है, इसलिए स्पेस में ट्रैवल करने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स इस पर आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। नासा ने पहले ही स्पेस सेल्स बनाने की कोशिश की और उन्हें टेस्ट करने के लिए पृथ्वी के इर्द गिर्द ऑर्बिट में तैनात किया, लेकिन नासा द्वारा उनके टेस्ट के दौरान की गई एक खोज ने साइंटिस्ट्स के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या एलियन स्टार सेलर्स वाकई फास्ट रेडियो बर्स्ट के इस्तेमाल से अपने शिप को रफ्तार देते हैं। जरूरी नहीं कि रेडियो वेव्स ही शिप को आगे बढ़ाने के तरीकों में अपनी पहली पसंद हो। आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विजिबल लाइट की बीम को शूट करने से। ये वजह है कि पृथ्वी से ऐसा करने के प्रपोजल्स में ज्यादातर विजिबल लेजर्स की बड़ी रेस शामिल है। एडवांस्ड सिविलाइजेशन शायद सेल शिप से आगे निकल चुकी है। वो शायद एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए टाइम और स्पेस को बेंड कर रही हैं, या कर सकती हैं। वो इस तरह से ट्रैवल कर रही होंगी। इसके बाद हम एक नए खोजे गए खतरनाक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं जिसे कहते हैं मैग्नेटार। मैग्नेटार यूनिवर्स में सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स में से एक है। मैग्नेटार का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि 1000 किलोमीटर दूर से भी ह्यूमन बॉडी के मॉलिक्यूल्स को चीरकर अलग कर सकता है। मैग्नेटार्स तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो इतने डेंस हैं कि वो 5 लाख अर्थ के मास को लगभग 20 किलोमीटर के डायमीटर में समेटे हुए हैं। जब कोई बहुत तेज घूमने वाला स्टार काफी ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो उसके घूमने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुड़ जाती हैं और इससे स्टार क्वेक्स आ सकता है। स्टार क्वेक्स अर्थक्वेक्स की तरह ही होते हैं, पर बस इतना है कि ये सबसे डेंस मैटर में बनते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। स्टार क्वेक्स उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं जितनी हमारी सूरज 2.5 लाख साल में पैदा करता है। परेशानी की बात यह है कि वो खतरनाक गामा रेडिएशन भी छोड़ते हैं। अगर गामा रे बर्स्ट पृथ्वी से टकराएं तो वो हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को नष्ट कर देंगी।
और सन की रेडिएशन का 100% असर हमारे ऊपर पड़ेगा। उस रेडिएशन की तबाही के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्लैनेट पर हर तरह का जीवन खत्म हो जाएगा। हम गर्मी में भुन जाएंगे। अगर मैग्नेटर्स इसके जिम्मेदार हैं, तो भी फास्ट रेडियो बर्स्ट पृथ्वी पर जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन वो यूनिवर्स को हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक जगह के रूप में दिखाती है। अभी तक फास्ट रेडियो बर्स्ट का सच हमारी पहुंच से बाहर है। शायद एक दिन एलियन सेल शिप हमारे सामने आ जाए। तब तक साइंटिस्ट को सुराग ढूंढने के लिए आसमान को स्कैन करते रहना चाहिए। हमारे पास कुछ अच्छी थ्योरीज है, लेकिन वो क्या है हम नहीं जानते। हम इस सच को बिल्कुल नहीं जानते कि फास्ट रेडियो बर्स्ट किस वजह से हो रहे हैं। इंसान को लगता है कि पृथ्वी ठोस, स्थिर और शांत है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। पृथ्वी स्पेस में घूम रहे एक लट्टू की तरह है। हम सूरज के इर्द गिर्द 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं और अपने एक्सिस पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी घूम रहे हैं। पृथ्वी स्पेस में घूमने के साथ साथ नॉर्थ और साउथ पोल के जरिए चलने वाले एक्सिस पर भी घूमती है। लेकिन सन 2000 में नासा के साइंटिस्ट्स को एक बहुत ही परेशान करने वाली बात का पता चला। हमारे प्लेनेट का रोटेशनल एक्सिस बदल रहा है। पृथ्वी के रोटेशनल एक्सिस आमतौर पर हर साल वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अचानक सन 2000 में साइंटिस्ट्स ने ये देखा कि नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगा। पता नहीं कैसे। साइंटिस्ट्स को पता था कि पोल वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन अब इसने दिशा बदल ली है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि पोल पहले के मुकाबले दोगुनी तेजी से मूव कर रहा है और लगता है कि तेजी लगातार बढ़ती जा रही है। ये बदलाव हैरान करता है। ये बहुत तेजी से हो रहा है और लगातार और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर नॉर्थ पोल इसी तरह ईस्ट पोल की तरफ मूव करता रहा तो इक्वेटर लाइन शिकागो तक आ जाएगी और शिकागो इक्वेटर पर होगा और हालात बिगड़ने लगेंगे। पृथ्वी के घूमने वाले एक्सिस की लगातार बदल रही पोजीशन दुनिया के मौसम को पूरी तरह से बदल सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बड़े और गर्म रेगिस्तान का रूप ले सकता है। लगातार बढ़ता हुआ टेम्परेचर विशाल मिसिसिपी नदी को सुखा कर रख सकता है। भयंकर सूखे की वजह से वर्जीनिया के हरे भरे खेत बंजर जमीन में बदल सकते हैं और हो सकता है कि इस देश के हरे भरे जंगल जलकर राख हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप लॉस एंजलिस में रह रहे हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने का कोई तरीका नहीं होगा। तब हमारे पास बेहद गर्म बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जो अडेप्ट नहीं कर सका वो मर जाएगा। खेती करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। अकाल बढ़ जाएगा। माइग्रेशन के ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। बाकी दुनिया भी पूरी तरह उलट जाएगी। साउथ तो सिर्फ बर्फ की चादर से ढक जाएगा। आर्कटिक पिघल जाएगा। यूरोप नया नॉर्थ पोल बन जाएगा। 5000 साल पुरानी सभ्यता ठंडी और बंजर जमीन सिमट कर रह जाएगी। हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। मेरा मतलब है कि ऐसी दुनिया होगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकेंगे। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई ऐसी चीज है जो पृथ्वी को उस ओर धकेल रही है? साइंटिस्ट्स को इस जानलेवा बदलाव की वजह का पता लगाना होगा। उन्होंने नासा ग्रेस मिशन के जुड़वा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया। 2 आइडेंटिकल स्पेसक्राफ्ट नॉर्थ और साउथ पोल के करीब 480 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करते हुए अर्थ मार्स में आने वाले छोटे बदलाव को भी नोट करते रहे हैं। उन्हें पता चला कि कोई चीज पृथ्वी को संतुलन से बाहर धकेल रही है। पृथ्वी पर मास डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बदलाव आया है, जिसकी वजह से पृथ्वी के घूमने पर थोड़ा असर पड़ा है। सोचिए आप एक सॉकर बॉल को घुमा रहे हैं और अगर आप बॉल के एक तरफ गम से कुछ चिपका दे तो बॉल के घूमने में बदलाव जरूर आएगा। अगर आप पृथ्वी के वजन को एक तरफ से बदलते हैं तो हो सकता है कि ये अलग तरह से घूमे।
ग्रेस ने पृथ्वी के मास में आ रहे बदलाव की सही जगह को पहचान लिया। ग्रेस को पता चला कि ये बदलाव इंडिया के मास में है। साइंटिस्ट को पता लगा कि ग्राउंड वाटर को निकालने की वजह से हमारे प्लैनेट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। इंसान ने खेती के लिए बहुत सारा पानी बाहर निकाला है और इसी वजह से हमारे प्लैनेट का मास लगातार बदल रहा है। ये बात बताना जरूरी है कि इंसान के काम पूरे प्लैनेट के मास की डिस्ट्रीब्यूशन को बदलने के लिए काफी है। एक्चुअली उन्हीं की वजह से स्पिन और पोल्स पर असर पड़ता है। लगभग 1 अरब और 40 करोड़ लोगों का देश भारत जल्द ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है। भारत में पानी की मांग इतनी ज्यादा है कि इसके 1 करोड़ 20 लाख वाटर पंप्स हर 2 साल में ईरी झील के बराबर के पानी को बाहर निकालते हैं, जिसे कुदरत उतनी जल्दी भर नहीं सकती। असल में ये हैरानी की बात है कि हम इतना पानी निकाल रहे हैं जिसका असर पृथ्वी पर पड़ रहा है, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, और ये बहुत बड़ा असर है। आगे खोज में पता चला कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां इंसान पृथ्वी के मास को बदल रहा है। उदाहरण के तौर पर चाइना को लें, उन्होंने 3 साल में इतना कंक्रीट डाला जितना पूरी 20वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं डाला। हम बहुत ज्यादा कंक्रीट की बात कर रहे हैं। हम पृथ्वी के वजन के मुकाबले बहुत छोटे बदलावों की बात कर रहे हैं, पर छोटे बदलावों का असर बड़ा हो सकता है। पूरे चीन में गवर्नमेंट तेजी से ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनाने की इजाजत दे रही है जैसे दुनिया में कभी नहीं देखे गए। उन मेगा स्ट्रक्चर्स के लिए रास्ता बनाने के लिए चीनी परिवारों और उनके घरों को बर्बाद किया जाता है, लेकिन इसका बड़ा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है क्योंकि कंक्रीट का वजन अर्थ के मास को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। हमें लगता है कि हम पृथ्वी पर बस चींटियों की तरह हैं। इन छोटी चीज़ों का असर किसी पर नहीं पड़ता। हाँ, हम ये सोचते हैं, लेकिन हमारे काम का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। जब साइंटिस्ट ने बदलावों पर और गौर किया तो उन्हें एहसास हुआ कि एशिया में कंक्रीट और पानी के इस्तेमाल की वजह से मास में आए हुए ये बदलाव दुनिया की सबसे खराब जगहों पर हो रहे हैं। अब होने वाले बदलाव हमारी पृथ्वी के मैस के मुकाबले बहुत छोटे हैं, लेकिन वो जहां हो रहे हैं उसके कारण हमारे प्लैनेट पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं। अर्थ के स्पिन एक्सिस का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होगा लगभग 45 डिग्री तक बदलाव, वो है स्वीट स्पॉट। ये एक परेशानी है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग उन जगहों पर रहते हैं। पोल्स के पास ज्यादा लोग नहीं रहते। हम आबादी वाले इलाकों में ग्राउंड वाटर की वजह से मास गंवाते रहेंगे और 45 डिग्रीज हमें नीचे इक्वेटर तक ले जाएगी। पृथ्वी का मास और भी तेजी से बदलने की संभावना है और इसके साथ प्लैनेट और तेजी से घूमेगा, जिससे अमेरिका में बंजर जमीन हमें हमारी उम्मीद से पहले भी दिख सकती है। ऐसा होने की संभावना जरूर है, फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। साइंटिस्ट के पास प्लैनेट के रोटेशनल एक्सिस को वापस पटरी पर लाने का तरीका खोजने के लिए बहुत कम समय है। अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं तो हमें सख्ती से काम करना होगा। या तो हम शहरों का पुनर्निर्माण करें और इस पानी को फिर से भर दें जिसे हमने खत्म किया है, या फिर ज्यादा बड़ा काम करें। हम बदलावों को काउंटर बैलेंस करने के लिए साउथ अमेरिका में कई शहर बनाएं। शायद अगले 30 साल में 2 करोड़ लोगों को चिली भेजने की जरूरत पड़े। नए साउथ अमेरिकन शहरों के साथ साथ इंसान को पृथ्वी का मास रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सचमुच पहाड़ों की जगह भी बदलनी पड़ेगी। अमेरिका को खात्मे से रोकने के लिए दुनिया में अब तक के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इंसान इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए जियो इंजीनियरिंग का रास्ता खोज लेगा ताकि पृथ्वी वहाँ वापस आ सके जहाँ वो हुआ करती थी। अगर हम इसे रोक नहीं पाए तो हमारी दुनिया बंजर जमीन बन जाएगी। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, अगर यह बदलाव बढ़ता गया तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगस्त 2016 एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसा खोजा जो इंसानों के भविष्य को बदल सकता है। हमारे सूरज के सबसे करीबी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का अध्ययन करते हुए उन्होंने उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक प्लैनेट का पता लगाया। और क्या चाहिए,
प्लैनेट पृथ्वी जैसा लगता है। उन्होंने उसे नाम दिया प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का मास पृथ्वी के बराबर है। ऐसा लगता है कि ये स्टार रहने के लायक इलाके में है। सोचिए हमारे लिए कितना अच्छा है। इसे प्रॉक्सिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत करीब है, इतना करीब कि नासा हमें वहां पहुंचाने में पहले से ही सक्षम है। यकीन करना मुश्किल है, पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर पहुंचने की टेक्नोलॉजी हमारे पास 1950 के दशक से। इसे प्रोजेक्ट ओरायन स्पेसशिप कहा जाता है। बेसिकली एक बड़ी पोगो स्टिक है जो स्पेस में मूव करते वक्त अपने पीछे न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सप्लोड करती हैं। एक्सप्लोरेशन का सपना हमारे अंदर चल रहा है। ऐसे लोग हैं जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंचने का तरीका ढूंढ लेंगे। सदी के अंत तक प्रोजेक्ट ओरायन हजारों बहादुर इंसानों को प्रॉक्सिमा बी की नई दुनिया में पहुंचा सकता है। लेकिन नासा को 2017 की एक रिपोर्ट से पता चला कि जब कॉलोनिस्ट अपने नए घर की सतह पर पहुंचेंगे तो ये मानव जाति के सामने जिंदा रहने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी पृथ्वी से इस लिहाज से अलग है क्योंकि ये अपने होस्ट स्टार से बहुत करीब है और शायद ये उससे टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका रोटेशनल पीरियड इसके ऑर्बिटल पीरियड से मेल खाता है। ये चंद्रमा की तरह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रमा का एक भाग हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है, दूसरे हिस्से को देखने के लिए रॉकेट पर चढ़कर पीछे जाना होगा। इस करीबी स्टार के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि प्रॉक्सिमा बी का वही चेहरा उसकी लाइट के सामने होता है। प्लैनेट का पिछला हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, लेकिन प्रॉक्सिमा बी की टाइडल लॉकिंग इस अंधेरे हिस्से को स्टार की खतरनाक कॉस्मिक रेस से बचाती है। अगर आप ह्यूमन कॉलोनिस्ट हैं तो आपको स्टार से आने वाली बहुत हानिकारक हाई एनर्जी फ्लैशेस से बचने की जरूरत होगी। स्टार के रेडिएशन से सुरक्षित होने की वजह से कॉलोनिस्ट को खुश होना चाहिए, लेकिन परेशानी ये है कि स्टार की नाइट साइड में भी सन की गर्मी नहीं पहुंचती। इससे पता चलता है कि नाइट साइड का टेम्परेचर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। वहाँ इलाका बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए अगर आप प्लैनेट के डे साइड पर हुए तो आप शायद रेडिएशन से मर जाएंगे। अगर आप नाइट साइड की तरफ हैं तो आप शायद बेहद ठंड से मर जाएंगे। लेकिन नासा का मानना है कि प्लैनेट का एक हिस्सा ऐसा है जहां कॉलोनिस्ट जिंदा रह सकते हैं। नासा की स्टडी में देखा गया है कि अर्थ जैसा प्रॉक्सिमा रहने के काबिल हो सकता है, लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक रहने लायक प्लैनेट हो सकता है, लेकिन ये शायद रहने के लिए खतरनाक जगह भी है, कम से कम हमारे लिए। कॉलोनिस्ट के लिए सबसे बड़ा जोखिम उनके नए सन से है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ है और ये इसे खतरनाक बनाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सन के मुकाबले बहुत छोटा और बहुत ठंडा है। इसके आसपास के प्लैनेट को रहने के काबिल होने के लिए स्टार के बहुत करीब रहने की जरूरत है। पृथ्वी से सूरज के मुकाबले में ये अपने होस्ट स्टार के लगभग 20 गुना करीब है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये 2000 टन अधिक सोलर विंड, कॉस्मिक रेंज और अल्ट्रा वायलेट रेज को झेलता है। अगर हम इसका मुकाबला अपने सन और पृथ्वी से करें। जब कॉलोनिस्ट्स अपने नए घरेलू प्लैनेट की सतह पर कदम रखेंगे तो आसमान में सूरज बड़ा गहरा और लाल दिखाई देगा। नजारा शानदार होगा, लेकिन इसका मतलब है कि प्लैनेट को बड़ी सोलर विंड से खतरा है। उस चिलचिलाती धूप से लोगों को बचना होगा। जब कॉलोनिस्ट प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचेंगे तो उन्हें रेडिएशन से बचने का तरीका ढूंढना होगा, और उसके लिए सबसे अच्छी जगह है अंडरग्राउंड। शायद हम सतह के नीचे शहरों को बनाने में कामयाब होंगे। कॉलोनिस्ट्स को बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का निर्माण करना होगा। पृथ्वी पर हमारे दिमाग और हमारे शरीर को उस एनवायरनमेंट द्वारा आकार दिया गया है जिसके साथ हम इवॉल्व हुए हैं, जिसमें जमीन, समंदर और एटमॉस्फेयर के केमिकल कंटेंट शामिल हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि प्रॉक्सिमा बी पर मिलने वाला एलियन एनवायरनमेंट इंसानों को कुछ अलग तरह से बदल सकता है। सदी के अंत तक ह्यूमन कॉलोनिस्ट प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सरफेस के तेज रेडिएशन से बचने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड बसना होगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि उन मुश्किल हालात में कॉलोनिस्ट्स लंबे समय तक इंसान नहीं रह सकते।
तो एक चीज जिसे डार्विन ने सच माना था वो ये कि एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता होती है, और अब हम इसे जानते हैं कि ये सच नहीं है। अगर आप ऐसे कॉलोनिस्ट ग्रुप को जानते हैं जो ह्यूमैनिटी को छोड़कर चला गया, मतलब बाकी ह्यूमैनिटी को वो उनसे अलग तरह से इवॉल्व होगा जो पृथ्वी पर अब भी रह रहे हैं। यहाँ पृथ्वी पर हम जानते हैं कि आबादी कुछ ही पीढ़ियों में इवॉल्व हो सकती है। मतलब कोई भी बदलाव जो आता है, उदाहरण के लिए रेडिएशन एक्सपोजर से होने वाली म्यूटेशन, उन्हें पृथ्वी पर हमारे यहाँ होने वाले बदलाव के मुकाबले बहुत तेजी से अलग कर देगा। प्लैनेट का मास पृथ्वी के मुकाबले 1.3 गुना ज्यादा है, जिसका असर तुरंत होगा। हम जो देख सकते हैं वो ये हैं कि लोग हायर ग्रेविटी एनवायरनमेंट के आदी हो जाएंगे। उदाहरण के लिए उनकी बोन्स और मसल्स मजबूत होंगे। जमीन के नीचे रहने की वजह से कॉलोनिस्ट पर एवोल्यूशन का ज्यादा असर पड़ सकता है। लाइट से दूर होने से सबसे अधिक संभावना है कि उनका रंग बहुत पीला होगा। टैन होने के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब सूरज की किरणों का कोई असर नहीं पड़ेगा। पृथ्वी पर ऐसे जीव जो कम लाइट में रहते हैं, जैसे नॉक्टिमल बर्ड्स, कहते हैं उनकी आंखें अक्सर बहुत ही बड़ी होती हैं। अगर हम जमीन के नीचे कम रोशनी में रह रहे हैं तो क्या इंसान की आंखें भी बड़ी हो जाएंगी? उन लोगों की आंखें पीली होंगी और बड़ी होंगी, और हो सकता है कि उनके दूसरे सेंसेस अंधेरे वातावरण के अनुकूल हो जाएं। ये असल में कॉलोनिस्ट्स को कठोर बना सकता है और एक ऐसा वातावरण बना सकता है जहां आपको जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़े। हालात बहुत मुश्किल होंगे। ये मुश्किल माहौल नेचुरल सिलेक्शन को तेज कर देगा। प्रॉक्सिमा बी के ह्यूमन कॉलोनिस्ट जल्दी एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हो सकते हैं, नोवा सेपियंस की तरह। लेकिन इस बीच पृथ्वी पर जो इंसान पीछे रह गए हैं वो अपने एवोल्यूशन से गुजर रहे होंगे। स्टडी से ये पता चलता है कि हमारे जॉ स्ट्रक्चर्स में बदलाव आ रहा है, और ये एक उदाहरण है कि वो छोटे हो रहे हैं। हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम अनाज नहीं खा रहे या हड्डियां तोड़कर मैरो नहीं खा रहे, हर दिन स्निकर्स बार्स खा रहे हैं। एक और बदलाव हम अपनी फिजियोलॉजी में देख रहे हैं, और वो ये है कि हमारे सिर छोटे होते जा रहे हैं। हाल ही में कोई हैट खरीदी और हो सकता है कि अब आपको एक्सेल की जरूरत ना हो, क्योंकि अब हमारा दिमाग ज्यादा तेज होते जा रहा है। भविष्य में पृथ्वी पर रहने वाले अपने कुशल दिमाग का इस्तेमाल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ इंटरैक्ट करने के लिए करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम एक अधिक तकनीकी रूप से उन्नत समाज बनते जाएंगे। जो विशेषताएं हमें उस तकनीक का इस्तेमाल करने में मदद करेंगी वो बेहद बेशकीमती होंगी, और जो विशेषताएं हमें चट्टानों को उठाने के बारे में या शिकार करने के बारे में सिखाती हैं वो कम हो जाएंगी। प्रॉक्सिमा बी पर नोवा सेपियंस अपने प्लेनेट से मिलने वाली चुनौतियों को झेलकर मजबूत हो गए हैं। स्पेस में पृथ्वी की तस्वीरें उन्हें एक झलक देते हुए ये बताती हैं कि उनके पूर्वज पीछे क्या छोड़ गए। निश्चित रूप से प्रॉक्सिमा बी पर ऐसे कॉलोनिस्ट भी होंगे जो पृथ्वी की घास के बारे में सोचते होंगे। वजह यह है कि उनके पास घास नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है रिसोर्सेज का होना। ये हमारे प्लेनेट का खजाना है। आपको उन सबसे जलन क्यों नहीं होगी? पक्के तौर से उन्हें पृथ्वी वासियों को असल रूप में देखना होगा, जो कभी अच्छा करते। टेक्नोलॉजी उनके लिए सब कुछ कर रही है, जबकि उन्हें कठोर वातावरण में हर दिन जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। क्या होगा अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के कुछ नोवा सेपियंस फैसला करें कि वो अब वहाँ नहीं रहना चाहते हैं और पृथ्वी पर वापस आना शुरू कर दें? मान लीजिए कि ऐसा वक्त है कि वो प्रॉक्सिमा बी से वापस आए, लेकिन हमला करने के लिए। नए कॉलोनिस्ट में आइए